ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले एक जो कल वाला क्वेश्चन रह गया था वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। सो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, वर्नर्स थ्योरी करना है, सिडविक थ्योरी करना है, एएन रूल करना है, और उसके बाद आईयूपीएसी वगैरह, और थोड़ी सी फिर बीपीटी और सीएफटी वगैरह है। और ये जो सीएफटी है वो हमारे थर्ड ईयर में, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। नहीं, बट मैं करा दूंगा, इसी टाइम करा दूंगा, नेक्स्ट टाइम नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा तो कंप्लीट कराना मुश्किल होगा। अभी टाइम है तो अभी मैं कंप्लीट करा दूंगा। और क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाँ हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो इतना डिटेल में पूछा ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें करा दूंगा, सिंपल है वो, ठीक है। तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट, डी ब्लॉक तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हो चुके होंगे। फर्स्ट सीरीज तो याद हो ही गई होगी, वो पहले से याद होगी। पूरे ग्रुप भी याद कर लेना। याद करने के लिए नेमोनिक्स की ज़रूरत होती है, नेमोनिक्स तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनसे तुम चेक कर लेना कि कैसे तुम उसे याद कर सकते हो। उसके बाद चलो लेट्स डू, ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था ऑब्वियसली मुझे पता है कि नहीं हुआ होगा, तो लेट्स सॉल्व इट। सो पहला क्या है कि यहाँ पे m2 प्लस से m, ये दिख रहा है तुम्हें m2 प्लस से m, और m3 प्लस से m2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसमें हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू क्रोमियम 3 प्लस एंड Mn2 प्लस। तो अगर मैं क्रोमियम 3 प्लस का पहले लिखता हूँ, क्रोमियम 3 प्लस से इसको हम लोग कन्वर्ट करें क्रोमियम 2 प्लस में, तो क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में। Fe प्लस 3 से अगर मैं कन्वर्ट करूँ Fe प्लस 2 में, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.8 वोल्ट है। और Mn3 प्लस से अगर मैं Mn2 प्लस में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है कि हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, higher would be the tendency to get reduced। जितना ज़्यादा हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, ये तुम्हें रट लेनी है डेफिनेशन, ये जो लाइन है हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल higher would be the tendency to get reduced। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही जल्दी वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस का माइनस, अच्छा पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, जो इसका है माइनस 0.8 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। Mn प्लस 3 प्लस 0.8
-0.4 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे डाटा। अब ये डाटा लिखने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन जल्दी रिड्यूस होगा, ठीक है, या हमें कमेंट करना है। तो पहली चीज़ क्या है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो तुम इनमें से बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो Mn+3 से +2 में कन्वर्ट होने का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है देन Fe+3 से Fe2+ का, एंड देन Chromium+3 से Chromium2+ का। इतना तो तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा। जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उतनी जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो जल्दी से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि Mn का रिडक्शन सबसे जल्दी हो जाएगा और क्रोमियम का रिडक्शन सबसे बाद में होगा। एंड ये क्या होगा, या फिर मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, ये खुद रिड्यूस करे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो जाएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो Mn+3 जल्दी से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि Mn+2 इज मोर स्टेबल। Mn+2 स्टेबल होगा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5 है, एंड Mn3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 है। तो तुम्हें पता है कि D4 से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये सबसे जल्दी हो जाएगा क्योंकि D4 क्या है, अनस्टेबल है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Mn+3 इज अनस्टेबल, so it will readily gain electron to have or to attain half filled D5 configuration। ठीक है, तो Mn+2 Mn+3 जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। ठीक है, अब ये सबसे जल्दी होगा, उसके बाद कौन होगा, Fe+3 और Fe2। अब Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Fe का है 26 D6s2, ये है D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D6। अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है बताना ज़रा मुझे। D5 है, तो Fe+3 इतनी जल्दी से Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास Fe+3 का सॉल्ट है तो वो उतनी बहुत जल्दी से Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें दिख रहा है बहुत कम है, 0.1 0.8। ठीक है, और जिनका ज़्यादा होता है जैसे फ्लोरीन जिसका 3 पॉइंट समथिंग होता है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। और अगर क्रोमियम का देखें तो क्रोमियम का तो बिल्कुल नेगेटिव में है। Chromium+3 जब होता है तो उसका D3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और मैं इधर लिख देता हूँ, क्रोमियम का होता है D5s1, तो Chromium2+ का होगा 1 और 2 D4 कॉन्फ़िगरेशन, और Chromium+3 का होगा D3 कॉन्फ़िगरेशन। ये तो ये लिख दिया D3 कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें बोला है कि ये बात तुम रट लो कि Chromium+3 में एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। अगर एक्सट्रीमली स्टेबल है तो वो इसमें कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा तो उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में। ठीक है, ये रिएक्शन Chromium3+ कभी भी Chromium2+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा क्योंकि क्रोमियम का +2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हमें कमेंट करना था ऑन देयर स्टेबिलिटी। तो मैं बोलूँगा कि Fe+3 का क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिड सॉल्यूशन। तो मैं बोलूँगा कि Fe3+ Fe+3 is relatively more stable in acid solution than
Mn+3, ठीक है, क्योंकि Mn+3 अगर एसिड में होगा तो वो एकदम से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन Fe3+ होगा क्योंकि Fe3 का D5 कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी स्टेबल है, तो वो जल्दी से D6 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। और Fe3+ का बोलें तो Fe3+ इज रिलेटिवली लेस स्टेबल इन एसिड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू क्रोमियम। तो अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 3+ कम स्टेबल होगा, सॉरी ज़्यादा स्टेबल होगा देन Fe। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूँ तो क्रोमियम+3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड सोल्यूशन में, उसके बाद Fe+3 एंड उसके बाद Mn+3 तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा और ये रेडिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एसिड सोल्यूशन में Mn+3 के जो सोल्यूशंस हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ease with which iron can oxidize as compared to similar process to form either chromium and manganese metal। तो इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ। हाँ, तो हमसे पूछा गया है द ease with which iron can be oxidized। आयरन को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe को Fe+2 में एज कम्पेयर टू सिमिलर प्रोसेस ऑफ ईदर क्रोमियम एंड मैग्नीज मेटल। क्रोमियम को क्रोमियम क्या देगा +2 एंड Mn का दे रखा है Mn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनकी वैल्यूज लिखते हैं, आयरन की है -0.4 वोल्ट, क्रोमियम की है -0.9 वोल्ट एंड मैग्नीज की है -1.2 वोल्ट, ठीक है। अब हमें पता है हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो ये तो हमारी एक डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन काम आती है जहाँ पे रिडक्शन होता है, या फिर अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सेल बनाना है तो कैथोड चूज करने के लिए हम लोग ये डेफिनेशन यूज करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो हमें इसकी उल्टी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर वुड बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। अगर हम लोग रिडक्शन टेबल देखें तो जिसका ऊपर फ्लोरीन होता है और नीचे लिथियम होता है, फ्लोरीन का पोटेंशियल 0 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट समथिंग होता है और यहाँ पे इसका भी 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो जिसका जितना लोअर है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जिसकी हाई वैल्यू होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसकी लो वैल्यू होती है उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं, तो बड़े आराम से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों से आराम से हो जाए, ठीक है। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। द ईज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज, हमें क्या करना है, आयरन को ऑक्सीडाइज करना है। तो आयरन विच हैज D6S2 कॉन्फ़िगरेशन will convert into D6 configuration। क्रोमियम विच हैज D5S1 कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग लेट मी यूज अनदर कलर। सो ये है D5S1 कॉन्फ़िगरेशन और इससे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन में। इधर है D5S2 कॉन्फ़िगरेशन और इसे हम लोग कन्वर्ट करें D5। अब इसमें से सबसे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, मैग्नीज का है, तो Mn का सबसे कम है। उसके बाद किसका है, उसके बाद क्रोमियम का है एंड उसके बाद किसका है, आयरन का है। मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो
जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो Mn बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसका Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आयरन का Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसका D6 कॉन्फ़िगरेशन है। और एक बहुत अच्छी बात है आयरन की कि आयरन को अगर Fe+2 में तुम छोड़ दो वो ऑटोमेटिकली Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि Fe2+ उतना स्टेबल नहीं होता है। Fe2+ अगर तुम्हारे पास रखा हुआ है तो वो एरियल ऑक्सीडेशन कर लेगा। वो एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जो एयर में है उसी के साथ रिएक्ट कर लेगा और वो जल्दी से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि Fe+3 में हमें पता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो ये क्या हो रहा है कि आयरन कन्वर्ट हो रहा है D6 में, क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है D4 में और मैग्नीज कन्वर्ट हो रहा है D5 में। तो ऑब्वियसली D5 ज़्यादा स्टेबल है, D4 एंड D6। तो क्रोमियम D4 में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, बट हमें दिख रहा है कि आयरन के Fe+2 में होने से ज़्यादा स्टेबल है D4 क्रोमियम के। ठीक है, तो क्यों इन रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि आयरन बिल्कुल भी Fe+2 में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। ठीक है, क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि इट इज़ नॉट एज स्टेबल। समझ में आ गया ये? तो मैं इसको लिख देता हूँ। हैव very low tendency to get oxidized into Fe+2 as compared to क्रोमियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास आयरन है, प्योर क्रोमियम है या प्योर मैग्नीज है, तो इनमें से सबसे लेट कौन रिएक्ट करेगा? आयरन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम आयरन का कोई सामान लेके आते हो तो वो उसमें रस्ट लगेगा लेकिन बहुत टाइम बाद लगेगा, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे दोनों क्वेश्चन, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था वो हो गया। उसके बाद 8.18 मैंने तुम्हें बोला था, 8.18 तो हो ही गया होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, जिसका D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कलरलेस होगा, बाकी सारे कलरफुल होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होगा, कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होगा। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? पहली चीज़, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 90% या 95% ऑफ टाइम डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं। एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम या मैग्नीशियम, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है हाई पोलराइजिंग पावर एंड स्मॉल साइज। छोटा साइज होगा तो ऑब्वियसली उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन चीज़ जब होती हैं किसी भी मेटल के पास तो वो इजीली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मेटल ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल की पोलराइजिंग पावर साइज भी स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता है। मेटल होना चाहिए, मतलब लुईस एसिड होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो सबसे डिस्टिंक्ट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के बाद दे प्रेफर टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, एंड ये जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो इन्हें हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या समटाइम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग जनरली स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी एक कंपाउंड लिखा है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो 100% श्योर रहना कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन कई बार हम लोग ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। उस केस में क्या होगा? तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के लिए हमें पहले चाहिए एक मेटल एटम। ठीक है,
ये है होता है सेंट्रल मेटल और ये कैटायन होगा, तो एक चाहिए सेंट्रल मेटल कैटायन। इस मेटल के साथ बहुत सारे लिगेंड्स लगे होंगे, ठीक है, 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। फिर अगर ये मेटल है और उसके साथ बहुत सारे लिगेंड्स लगे हैं, मेटल और यहाँ पे क्या है लिगेंड्स, तो अगर ये लिगेंड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है जो भी है, उसके साथ यहाँ पे काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन हो सकता है। जैसे यहाँ पे Cl3 मैंने लगा दिया, ठीक है, या हो सकता है K4 हो या K2 हो, तो उसके बेसिस पे जो भी लगा होगा, जो बाहर होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो क्या क्या चाहिए, पहले एक मेटल चाहिए और दूसरा चाहिए लिगेंड्स। अगर किसी भी कंपाउंड के पास एक मेजर मेटल है और उसके साथ बहुत सारे लिगेंड्स लगे हुए हैं, सेम या अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, होने कितने चाहिए, या तो 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, या तो वो टेट्राहेड्रल बनाएगा या ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। हायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं लेकिन वो रेयर होता है। फिर इनको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर यहाँ पे आयनाइजेबल वो लगा देते हैं, काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, आई मीन टू से ये टूटता नहीं है। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्हें बोलते हैं। मेटल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मेटल +3 है या कोबाल्ट या क्रोमियम +3 है, हमें पता है क्रोमियम +3। अब वाटर के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, लुईस पेज है, तो वाटर क्या करता है, अपने लोन पेयर इसको दे देता है। जब ये लोन पेयर देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास चले जाते हैं और ये इस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से ही यहाँ पे इन कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है ये एक कोवलेंट बॉन्ड है वेयर both electrons are shared by one atom, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डिटेल में तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन एक बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग इज डन बाय बोथ एटम्स। तो बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन रहा है तो दोनों ही एटम्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है बट लिटिल पोलर, लेकिन थोड़ा सा पोलर पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक जितना पोलर नहीं होगा, ये कोवलेंट और आयनिक के बीच में पोलैरिटी है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कोवलेंट की पोलैरिटी 0 है और आयनिक की पोलैरिटी 100 है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसकी पोलैरिटी 20 के पास होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वो कोवलेंट के ज़्यादा पास है और आयनिक से थोड़ा दूर है, लेकिन थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग इज डन बाय ओनली वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम।
सिर्फ एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम ही शेयर करते हैं, दोनों एटम शेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल Fe+3 और यहाँ पे हमारे पास Cl है। अब Cl नेगेटिव है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Fe को दे देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर तो हुए, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले गए और ये इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हुए, लेकिन आयरन ने कोई शेयर नहीं किया, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के ही थे। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट इज शोन विद एन एरो। इसको हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं, इस तरीके का एरो दिखाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हेड और इसको हम लोग बोलेंगे टेल। तो टेल किसके पास होगी, जो डोनर एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और हेड किसके पास होगा, मेटल के पास। ये तुम्हें याद रखना है कि कौन देगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, और मेटल के पास क्या है, चार्ज है, +3 +4, या हो सकता है 0 चार्ज भी हो, लेकिन मेटल के पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल्स होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे अगर मैं BF3 की बात करूँ या AlCl3 की बात करूँ, सो Al में ये था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्साइट किया तो यहाँ पे ये आ गया, फिर एक Cl ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, एक Cl ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और एक Cl ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। तो ये जो बॉन्ड बने हैं कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 3 क्लोरीन आके इन्होंने 3 कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आता है एक क्लोराइड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl नेगेटिव को बॉन्ड बनाने की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम को तो स्टेबल होना है, एल्यूमिनियम को अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये जो क्लोरीन नेगेटिव है वो क्या आता है, वो नया क्लोरीन एटम आता है, क्लोराइड आता है, और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करता है, इधर दे देता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो टोटल 8 हो गया, एल्यूमिनियम स्टेबल हो गया। तो इस बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवलेंट है, ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड बने, ठीक है। तो कब बनेगा, जब हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो मेटल के पास अगर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है तभी ये बन सकता है, इसके लिए लुईस एसिड और लुईस बेस होना चाहिए। तो मेटल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, जैसे तुम ये कंसिडर करो, ये वाला एम्प्टी नहीं था, ये वाला एम्प्टी नहीं था, ये वाला एम्प्टी नहीं था, तो यहाँ पे तो आराम से कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जैसे ये वाला, तो वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी दूसरा एटम आके दे सकता है, तब उसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जैसे ये बनता है और ये बन जाता है AlCl4 नेगेटिव, ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें जो ये क्लोराइड था इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड, और एल्यूमिनियम है इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है। बट ये क्या है कि इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रॉपर बोलते नहीं है, सिर्फ एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड आया, बाकी 3 तो कोवलेंट बॉन्ड उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, कॉपर है, और कॉपर के पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 +2 +1,
तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, 2 ऑर्बिटल खाली है, वहाँ पे ये क्लोराइड्स को एडजस्ट कर लेगा। सिल्वर के साथ भी यही है, गोल्ड के साथ भी यही है, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब भी 4-4 लिगेंड्स को दे सकते हैं, जैसे CN4 NH3 4 क्लोराइड 4 NH3 4। और टेट्राहेड्रल में भी ये होता है CN4 NH3 4। अब तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और टेट्राहेड्रल कब बनता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल कंपाउंड यहाँ पे बनते नहीं है, तो या तो लीनियर बनेगा, वो बहुत कम केसेस में, फिर स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा और ऑक्टाहेड्रल बनेगा। स्क्वायर प्लेनर भी कब बनते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स तभी बनते हैं जब हमारे पास हो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये तीनों क्या है, सेम ही ग्रुप के हैं, और समटाइम्स कॉपर। ये 4 ही टाइप के कंपाउंड्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये हम लोग डिटेल में करेंगे, ये कैसे आई है कैसे नहीं आई है, वो अभी याद करने की जरूरत है। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हमारा बनता है। तो ये कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे होगी, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो हाँ, ये यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एक कोबाल्ट है बीच में, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है, ठीक है। एक ये नाइट्रोजन है, और इसके ऊपर 3 जो ये छोटे छोटे सर्कल है वो किसके, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे क्या है, NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो ये जब 6 होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है। तो ये कंपाउंड क्या है, क्रोमियम कोबाल्ट नहीं है, क्रोमियम, क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव कंपाउंड है। इसमें क्रोमियम क्या है, मेटल है, और NH3 क्या है, लिगेंड है। तो जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वही लिगेंड होगा, अदरवाइज वो लिगेंड नहीं होगा। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करूं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वर्नर्स पे आते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, और इसी के बेसिस पे बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कौन आयनाइजेबल होता है, कौन नॉन आयनाइजेबल। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ तो क्लियरली बताई है कि अगर आयनिक बॉन्ड हो, जैसे NaCl हो, इसको तुम वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो वाटर में टूट जाते हैं, आयंस अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोवलेंट बॉन्ड है कोई, ठीक है, जैसे Cl2, इसको तुम वाटर में डालोगे तो ये Cl2 ही रहेगा, ये नहीं टूटेगा। तो क्या होता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड नेवर डिसोसिएट्स इन वाटर। तो कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड कभी भी वाटर में डिसोसिएट या वाटर में नहीं टूटेगा। तो अगर मुझे देखना होगी कौन आयनिक है और कौन कोवलेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोवलेंट होता है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है पानी में अगर मैं डालूंगा तो वो नहीं टूटेगा, वो आयंस नहीं देगा। दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड या फिर डबल सॉल्ट है, ठीक। ये जो स्टडीज थी वो किसने की थी, वर्नर ने की थी। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने, एल्फ्रेड वर्नर, जिसने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, क्योंकि वो नए कंपाउंड्स से उसे समझ में नहीं आया कि ये कंपाउंड बहुत अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे थे, नॉर्मल सॉल्ट की तरह वो बिहेव कर ही नहीं रहे थे। तो उसने क्या बताया कि इनको स्टडी किया, कंपाउंड्स पढ़े, उसने समझे, और उसको पता लगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरीके की वैलेंसी होती है हमारे पास। So Werner proposed the concept of primary valence and secondary valence of a metal ion। तो कोई भी मेटल जो है वो दो तरीके के वैलेंसी शो करेगा, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी। तो प्राइमरी के लिए अलग बॉन्ड बनाएगा, सेकेंडरी के लिए अलग बनाएगा। जैसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स बात करते हैं, बाइनरी AlCl3, तो ये तो वाटर में टूट जाता है, Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। ये जो टाइप की वैलेंसी है इसको हम लोग प्राइमरी वैलेंस बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। जैसे और
PdCl2 है, इसको वाटर में डाला तो Pd2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। COCl2 है तो वो CO2 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक, दो Cl नेगेटिव यहाँ पे बन जाए। तो ये जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, ऐसी वैलेंसी जो वाटर के साथ वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाती है। उन्हें हम लोग प्राइमरी वैलेंस बोलते हैं। ठीक, so primary valence are the ionizable ions। ठीक, जो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है वो प्राइमरी होती है। तो सेकेंडरी क्या होगी? सेकेंडरी वो होगी जो आयनाइजेबल नहीं होगी। तो प्राइमरी वाली हमेशा ही आयनिक होगी, इट हैज टू बी आयनिक, तभी वो डिसोसिएट हो रहा है। इट हैज टू बी आयनिक। ठीक, नेक्स्ट। तो अब क्या किया वर्नर ने? 4 तरह के कंपाउंड्स को स्टडी किया। COCl3.6NH3, इसका जो कलर था वो येलो कलर का था। COCl3.5NH3 which was purple in color, COCl3.4NH3 which was green in color, and COCl3.4NH3 which was violet in color। तो ये जो दो कंपाउंड्स थे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इनको तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि अगर सेम कंपाउंड होते तो कलर भी सेम होता। कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का कलर सेम नहीं है, सो दे आर नॉट से आइडेंटिकल कंपाउंड्स बट दे आर एक्चुअली आइसोमर्स। ओके, सो 4 तरीके के कंपाउंड पढ़े और उनमें उनका कलर अलग अलग था, तो उसने सोचा कि इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे क्लोरीन दिख रही है, तो क्लोरीन क्या करता है? सिल्वर के साथ जब भी कोई भी कंपाउंड के पास क्लोरीन है और उसमें तुम सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो वो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का प्रेसिपिटेट इजीली प्रोवाइड कर देता है। सो जैसे मेरे पास NaCl है, इसके अंदर मैं AgNO3 डालूंगा तो ये मुझे दे देगा AgCl, और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, प्लस Na पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। सो AgCl की जो सॉलिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर तुम्हें पता करना हो कि उसके अंदर Cl नेगेटिव है या नहीं, AgNO3 डाल दो। जैसे ही AgNO3 डालोगे पूरे सोल्यूशन में वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर Cl नेगेटिव है। ठीक, तो कभी भी तुम नॉर्मल पानी लोगे जो पीने वाला पानी होता है एंड देन यू हैव टू चेक कि इसके अंदर क्लोराइड आयंस है या नहीं है, तो क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट डालो, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालो, और अगर तुम्हें उसमें वाइट प्रेसिपिटेट या ब्लरीनेस दिख रही है, अगर Cl नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जैसे दही होता है उस तरीके का बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें Cl नेगेटिव कम है तो सोल्यूशन वाइट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत तुम्हें प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। ठीक है, सो ये कंपाउंड्स उसने स्टडी किए, तो इसमें उसने क्या किया? इनके अंदर AgNO3 डाला। अब यहाँ पे AgNO3 डालने के बाद इसे 3 मोल्स मिले AgCl के, तो 3 क्लोरीन थे तो 3 AgCl मिल गए। तो सिंपल सी बात है, 3 क्लोरीन थे, तीनों क्या हो गए? आयनाइज हो गए। मैंने क्या बोला? जो कंपाउंड आयनाइजेबल होगा, क्लोराइड है, NaCl होता है, जैसे वाटर में Cl नेगेटिव होता है, ये जल्दी से रिएक्ट करके AgCl दे देगा। लेकिन ऐसा Cl जैसे क्लोरीन गैस तुमने ले ली और उसमें AgNO3 डाल दिया तो वो AgCl नहीं देगा। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है, क्लोराइड का टेस्ट होता है ये AgNO3 वाला, तो अगर Cl नेगेटिव है तो वो जल्दी से AgCl दे देगा। लेकिन अगर क्लोरीन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवलेंट बॉन्ड वाटर में तो टूटता नहीं है, और अगर वो वाटर में नहीं टूटेगा तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट भी
नहीं करेगा। तो समझने वाली बात ये है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ Cl negative is in ionic form, then it will give AgCl टेस्ट। तो वो AgCl का टेस्ट दे देगा। लेकिन इफ Cl is in कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड अगर उसने बनाया है तो AgCl का टेस्ट नहीं आएगा, AgCl का टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब इसका मैं कैसे बताऊं, जैसे NaCl था, तुमने वो AgNO3 डाल दिया तो AgCl बन गया। लेकिन अगर तुमने एक क्लोरो कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसमें AgNO3 डालोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी AgCl नहीं मिलेगा। और तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, बल्कि क्लोरीन तो था लेकिन उसका टेस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्लोरीन ने क्या बनाया, कोवलेंट कंपाउंड बनाया। अब इस कोवलेंट कंपाउंड को क्या किया जाता है, इस कोवलेंट में हम लोग सोडियम डाल देते हैं, सोडियम के डाल के फ्यूजन कर देते हैं। फ्यूजन करने के बाद क्या होता है, ये कार्बन का पूरा कंपाउंड टूट जाता है और ये बना लेता है NaCl, ठीक है। और फिर इसका बन जाता है और बहुत सारे ये डिकम्पोज हो जाता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक Cl वो टूट जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर चेक करना हो कि Cl है या नहीं है, तो हमें उसे सोडियम के साथ फ्यूज करना पड़ता है। मतलब सोडियम डाला, कंपाउंड लिया, उसमें थोड़ा सोडियम डाला और उसे बहुत हीट कर दिया, रेड हॉट हीट कर दिया। रेड हॉट हीट करने के बाद उसको वाटर में डाल देता है। तो वाटर में डालने के बाद जो Cl कोवलेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक में हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो एकदम से रिएक्ट करेगा और पूरे कंपाउंड को तहस नहस कर देगा, तोड़ देगा पूरा। अब अगर इसको तोड़ देगा तो वो जो कोवलेंट कंपाउंड था वो बन जाएगा आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड बन गया तो फिर वो टेस्ट देगा। तो अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, किसी भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में अगर मुझे क्लोरीन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसे कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे बाय सोडियम फ्यूजन, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करें, सीधा वाटर लिया, जो सॉल्ट है उसे वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करके उसके साथ रिएक्ट AgNO3 डाल दिया, और AgCl आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 मोल मिले हैं, तो 3 क्लोरीन थे, 3 मोल मिलना लाजमी है। दूसरे कंपाउंड में किया तो COCl3.5NH3, इसमें NH3 डाला तो इंटरेस्टिंगली वी आर गेटिंग 2 मोल ऑफ AgCl। 3 Cl थे उसमें से 2 ही मिल रहे हैं। क्या इसका मतलब हो, कोई मुझे बताएगा? एक Cl रिएक्ट नहीं किया, तो जो Cl रिएक्ट नहीं किया उसका वो कैसा होगा? आयनिक होगा या कोवलेंट होगा? आयनिक क्यों होगा? अभी यहीं तो लिखा है कि अगर Cl नेगेटिव होगा, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो वो AgCl का टेस्ट देगा, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर Cl कोवलेंट हुआ तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो 3 में से 2 मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो दो क्लोरीन आयनिक है। यहाँ पे 3 में से 2 Cl क्या है, आयनिक है, और एक Cl क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, तो ये जो Cl जो कोवलेंट है, आयनिक वाला, मतलब क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जो कोवलेंट है मतलब उसने कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होगा। नेक्स्ट क्या है, COCl3.4NH3 में दिया, तो इसमें से 3 Cl है, उसमें से सिर्फ एक ही AgCl हमें मिल रहा है। एक AgCl मिलने का मतलब क्या है कि 3 में से एक आयनिक है, एक आयनिक है और 2 कोवलेंट है, ठीक है। तो इसको जब हम लोगों ने वो वर्णन देखा, तो फिर उसने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको बाहर लिखा जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी उसको अंदर लिखा जाता है। तो पहला जो कंपाउंड था वो कितना दे रहा था, 3 AgCl दे रखा था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर
3 Cl होंगे जो आयनिक बॉन्ड से होंगे। दूसरे कंपाउंड में 2 मिल रहे थे तो 2 Cl बाहर होंगे, और तीसरे में 1 मिल रहा था तो वो 1 Cl बाहर होगा। ठीक है। सो वर्नर का कहना ये था कि जो भी आयनिक वैलेंसी होती है, जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो टूट जाती है। वो आयनिक होती है तो वो वाटर में टूट जाएगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर वो AgCl का टेस्ट दे देगी। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हैं और कितने Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला जाता है इसे। तो जो Cl आयनिक होंगे जो टेस्ट देंगे वो बाहर होंगे, और जो Cl टेस्ट नहीं देंगे वो अंदर होंगे। सो पहला वाला क्या था, COCl3.6NH3। इसमें तीनों ने दे दिया था, तो CO को हम लोग अंदर रखेंगे, वो तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, NH3 यहाँ पे अंदर आएगा 6, एंड Cl3 यहाँ पे बाहर आएंगे, 3 Cl3 बाहर। सेम ही COCl3 डॉट कितना था 5NH3, इसमें हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसमें होगा CONH3 5 और एक Cl इसके अंदर, 2 Cl बाहर। तीसरे में क्या है COCl3 COCl2 नहीं COCl3 है डॉट 4NH3, 2 कंपाउंड थे तो ये बनाएंगे CONH3 4, 2 Cl2 अंदर और 1 Cl बाहर, क्योंकि सिर्फ एक ही AgCl हमें यहाँ पे मिल रहा था। और इस केस में भी यही होगा CONH3 4 Cl2 Cl। तो ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग समझे जब हम लोगों ने ये टेस्ट किया। सो जो हाँ नीचे का दोनों सेम है, ये एक एक ही दे रहा था, तो इसको लिए मैंने तुम्हें बोला था कि ये आइसोमर है। यहाँ पे लिखा था ना पीछे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, और इसकी वजह से इनका कलर भी अलग है। ठीक है, एक का कलर क्या है, ग्रीन कलर है, और एक का कलर वॉयलेट है। तो सेम अगर होता तो उनका कलर भी सेम होता, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इनका कलर क्या है, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। क्लियर। तो वर्नर ने बोला वेयर द एटम्स आर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी एटम्स अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिंगल एंटिटी बोलते हैं। ये एक कंपाउंड है पूरा, एक आयन है, ये पूरा जो है वो एक आयन हो गया, और ये अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोलाइट हुआ, एक कैटायन हुआ एक एनायन, यहाँ पे एक कैटायन एक एनायन, यहाँ पे एक कैटायन 2 एनायन, और यहाँ पे एक कैटायन 3 एनायन। ठीक है, सो तीनों में एक एक कैटायन है, और यहाँ पे 3 एनायन 2 एनायन एक एनायन एक एनायन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों ने बता दी कि ये डिसोसिएट होगा तो ये इतने नंबर ऑफ आयंस वो जनरेट करेगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँ तो आगे वाला कैटायन होता है, पीछे वाला एनायन होता है, तो ये हो जाएगा CONH3 6, 3 इधर जाएगा तो ये +3 आ गया, और 3 Cl यहाँ पे नेगेटिव जुड़ेंगे। ठीक है, तो कितना कैटायन है, एक कैटायन है, और कितना एनायन है, 3 एनायन है। ठीक है, तो इसे 1:3 लिखा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा CONH3 5 Cl +2 Cl -2, ये इलेक्ट्रोलाइट है 1:2। ये दोनों सेम ही होंगे, CONH3 4 Cl2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो वाटर में जब भी आयनिक कंपाउंड को डालते हैं तो एक कैटायन और एक एनायन जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से ये भी जो पीछे वाला जो ये जो बॉन्ड है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये टूट जाता है, ये अंदर वाले बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं। सो कभी भी पता लगाना हो कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट है, तो पानी में डाल दो, जो टूट जाएगा वो आयनिक होगा, और जो नहीं टूटेगा वो कोवलेंट है। कोवलेंट है मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, और जो टूट गया वो आयनिक कंपाउंड है मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी है। सो द सिंगल एंटिटी, ये वाला जो टूटा है ये सिंगल एंटिटी है, और ये नहीं टूटा, इसके अंदर जो भी NH3 है दिख रहा होगा, ये नहीं टूटा,
ये नहीं टूटा, तो इसमें NH3 भी है और Cl भी है, तो इसका Cl नहीं टूटा है और बाहर वाले Cl टूट गए, तो बाहर वाले क्या होंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी होगी और ये अंदर वाले क्या होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ये जो पूरा कंपाउंड जो वाटर में टूटता नहीं है, इससे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंस, तो वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंस बताया, ठीक है, जो कि क्या होता है, ऐसे अटैच हो जाते हैं मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के बाद, और इस तरीके से अटैच हो जाते हैं कि वो कभी भी टूटते नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट कि कितने इलेक्ट्रोलाइट और कितने आयंस वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्नर के 4 पॉइंट्स थे, तो 4 assumptions है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस, तो मेटल क्या करता है, 2 टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो नॉर्मली होती है वो आयनाइजेबल होती है, वो वाटर में टूट जाती है, तो 2 क्लोरीन निकल गए, 1 क्लोरीन निकल रहा है, जितने क्लोरीन बाहर निकल रहे हैं, ये जितने एटम्स टूट के बाहर निकल रहे हैं उनको हम लोग आयनाइजेबल या प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, वो हमेशा नॉन आयनाइजेबल होगी और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये लिगेंड्स होते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। इसके अंदर जितना भी होगा, जैसे CO NH3 6, तो ये जितने लिगेंड्स टोटल हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसके अंदर जितने भी एटम है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के, इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 NH3 अटैच्ड हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। पीछे भी देख लेते हैं, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, बहुत ही गंदा हो गया ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, यहाँ पे कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 NH3 है, 1 Cl है, तो 6, यहाँ पे क्या है, 4 NH3 है और 2 क्लोरीन है, 6, और यहाँ पे भी 4 क्लोरीन 2 NH3 6, तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इससे पहले वाले का हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, सिल्वर के साथ भी 2 लगे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और AU के साथ 2 लगे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ पे सबके साथ 4 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4, यहाँ लिख ही रहा है। यहाँ पे भी सबके साथ 4 लगे हैं, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहाँ पे 6 लिगेंड्स मेटल एटम के साथ हैं, तो उसको 6 बोलेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 3, बट ये डाइडेंटेड लिगेंड है। अब ये क्या होते हैं ये बताऊंगा, लेकिन इनका डबल 2 एटम एक साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए डाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं। द आयंस और ग्रुप्स बाउंड टू द सेकेंडरी लिंकेज, जो आयंस जो लिगेंड्स सेकेंडरी लिंकेज से जुड़े होते हैं या जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, वो क्या देते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट देते हैं, ठीक है। स्पेस में एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखते हैं, मतलब इसका मतलब है ज्योमेट्री। जो ये 6 NH3 हैं, ये क्या होंगे, ये अटैच हो जाएंगे और एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अटैच होंगे, ठीक है। एक NH3 इधर, इस स्पेशल अरेंजमेंट को, इस स्पेस में जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इसकी ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। तो जब 4 होगा तो 2 हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और 6 होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये सब तो तुम्हें पता ही है, ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में बहुत बार कर चुके हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि जब ये यहाँ पे जब ये एटम्स अटैच होंगे तो वो एक अरेंजमेंट, एक ज्योमेट्री में अटैच होते हैं, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट बोलेंगे, और यहाँ से हमें पता चलता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो 6 एटम्स अगर जनरेट हुए हैं तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री प्रोड्यूस होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो ये हो गए वर्नर के, ये 4 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा,
ठीक। तो हाँ, कुछ कोई मेजर जो अपना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बैलेंस को स्पेसिफाई करेगा। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी होंगी। प्राइमरी आयनाइजेबल होगी और सेकेंडरी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होगी वो होगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर बाकी का कल करते हैं, आज के लिए इतना ही।